बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सदियों पहले मैदान जंग मिट्टी के थे और हथियार लोहे के, और तलवार की एक ज़रब जंगों का फैसला करती थी। फिर वक्त गुजरता गया और सल्तनतें बदलती गईं, और इसके साथ साथ तबाही के तरीके भी बदल गए। घोड़ों पे बैठ के आने वाली फ़ौजें अब जेट तैयारों पर आती हैं, और हम ये देख रहे हैं कि आसमान मैदान जंग बन चुका है। और दोस्तों, यही वजह है कि इस वक्त जनूबी एशिया का आसमान आग उगलने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पे दो एटमी ताकतें एक आने वाली बड़ी जंग, खामोश मगर खूनी जंग की तैयारी में मसरूफ़ है। और उनका जो मेन टारगेट है वो है मिसाइल। वो दो खौफनाक मिसाइल जो सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि पूरा फ़लसफ़ा है। एक की आंख लंबी तो दूसरे का हाथ लंबा है, और एक हाथ में पाकिस्तान और दूसरे में भारत है। देखना यह है कि हथियार के हाथ में इंसान आएगा या इंसान के हाथ में हथियार। और हम ये देख रहे हैं कि भारत हर रोज़ पाकिस्तान पर हमले की धमकियां दे रहा है। और मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूं कि इस वक्त भारत का बाप भी हमला करने की पोजीशन में नहीं है। इसकी वजह क्या है नाजरीन? आपको पता है कि पाकिस्तान ने अगर राफेल तबाह ना किए होते तो आज पूरी दुनिया का इस जंग के बारे में नज़रिया मुख्तलिफ होता। और वो राफेल तबाह करने वाला था J-10C और उसमें लगा हुआ PL-15। बेशक ये हथियार चीन के थे, लेकिन इनको चलाने वाले और इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानी थे। और आम तौर पे कहा यह जाता है कि जहाज मैटर नहीं करता बल्कि पायलट मैटर करता है, और ये पाकिस्तान ने साबित कर दिया। अब इस वक्त जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान PL-17 मिसाइल लेने जा रहा है, जबकि भारत R-37M लेने जा रहा है। ये दोनों मिसाइल किस तरह अगली आने वाले जंग का फैसला करेंगी और इस वक्त ग्राउंड के ऊपर क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल था पाकिस्तान के पास PL-15, भारत को पता था कि पाकिस्तान के पास ये मिसाइल है, लेकिन उनको इसकी रेंज का नहीं पता था। वो ये समझ रहे थे कि ये शायद 120 किलोमीटर तक मार करने वाला एक्सपोर्ट वेरिएंट है, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को ओरिजिनल वेरिएंट दिया। आमतौर पे जो कोई भी मुल्क हथियार बनाता है वो दो हथियार बनाता है, एक अपने इस्तेमाल के लिए और दूसरा उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। जो एक्सपोर्ट वेरिएंट होता है उसकी क्वालिटी हमेशा लो होती है, लेकिन चीन ने हमें ओरिजिनल वेरिएंट दिया और भारत को इसका इल्म नहीं था। यही वजह थी कि वो 200 किलोमीटर दूर से मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर बरसा रहे थे और बिल्कुल बेफिक्र थे। इतने बेफिक्र थे कि उन्होंने अपने राफेल में जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है मेटियोर, वो भी लगाना पसंद नहीं किया। लेकिन फिर जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक लम्हे में 7 से 8 त्यारे तबाह हो गए। ये त्यारे तबाह नहीं हुए, ये भारत का गरूर तबाह हुआ है, और भारत अपने इस गरूर की तबाही पे सोग मना रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को दोबारा नीचे लगा के वो अपना इंतकाम ले ले और खित्ते के अंदर अपनी बदमाशी का जो उसने एक तासुर दिया हुआ है उसको कायम करने में दोबारा कामयाब हो जाए। लेकिन ये होने वाला नहीं है। हकीकत ये है कि इससे पहले हमने ये देखा था कि R-35M मिसाइल जो है वो भारत ने रूस से लेने से इनकार कर दिया था। देखें, आपको अच्छी तरह पता है कि इस वक्त दुनिया के अंदर 3 मिलिट्री की बड़ी सुपर पावर्स हैं। एक अमेरिका, दूसरा रशिया और तीसरा चीन। तीनों ही बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल बना रहे हैं। ये वो मिसाइल है जो कि त्यारे पर लगा हुआ होता है और इसके साथ एक आंख यानी कि आला तरीन रेडार लगा हुआ होता है। और इसका खेल ये है कि जिसको पहले नजर आ जाए
उसका काम हो गया, और जिसको नजर नहीं आया वो समझ ले मिट्टी में दफन। तो अब R-37M को जो भारत लेने जा रहा है ये होगा इंटीग्रेट Su-30 MKI से। अब यहां पे एक नया सवाल पैदा हो जाता है कि इससे पहले भारत के पास मेटियोर मिसाइल है, भारत के पास अपना ही बनाया हुआ नाम नेहाद एस्त्रा मेक मार्क 1, मार्क 2 और अब तो पता नहीं बातें वो मार्क 3 की कर रहे हैं, वो भी मौजूद है। तो अब उसको क्या जरूरत पेश आई कि पाकिस्तान जहां PL-15 के होते हुए PL-17 लेने जा रहा है तो वो यहां पे R-37M लेने जा रहा है। देखें इसकी रेंज है 300 से 400 किलोमीटर और इसको अपग्रेड करना पड़ेगा Su-30 को, क्योंकि ये मिसाइल इसके साथ अभी इंटीग्रेट नहीं है। रशिया ने इसको इंटीग्रेट कर लिया है और उस हवाले से कहा जा रहा है कि मॉडिफिकेशन होगी, सॉफ्टवेयर पे काम होगा, फायर कंट्रोल सिस्टम होगा और फ्लाइट टेस्ट होगा। और सबसे पहले हमने ये देखा कि अक्टूबर 2022 में यूक्रेन के Su-27 को 217 किलोमीटर की दूरी से तबाह किया गया रशिया की तरफ से, और फिर मई 2025 में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह 200 से ज्यादा किलोमीटर के फासले से पाकिस्तान ने राफेल गिराए। अब मुकाबला यह है कि किस तरह आप दुश्मन के इलाके में किसी भी जहाज को उड़ते ही तबाह कर दें और आपकी रडार की आंख उसको देख रही हो। अब ये जो मिसाइल है ये जहाज से चलता है, लेकिन इसके अंदर काबिलियत ये है कि ये 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के फिजाई एसिड्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये अवैक्स आपको मैं बता दूं कि एक बड़ा हथियारा है जो कि मॉनिटरिंग के हवाले से उसका कोई सानी नहीं है। उसके ऊपर ताकतवर रडार लगे हुए होते हैं, 400 से 500 किलोमीटर तक वो चीज़ों को रेंज को ऑब्जर्व करता है। अब KJ-500 पाकिस्तान चाइना से लेने जा रहा है जो कि 600 किलोमीटर तक मार करता है। अब यहाँ पे ये सिर्फ मिसाइल का मामला नहीं है, यहाँ पे जब आप मिसाइल लेते हैं तो आपको जहाज़ के साथ उसकी इंटीग्रेशन और एक ऐसा रेडार लेना होता है जो कि इतना दूर देखने की सलाहियत रखता हो। तो अब यहाँ पे ये ना सिर्फ अवैक्स को तबाह कर सकता है बल्कि जो रिफ्यूलर टैंकर्स हैं जो फिजा के अंदर जंगी तैयारों को फ्यूल फराहम करते हैं ताकि उसको दोबारा नीचे जाके रिफ्यूलिंग करके दोबारा वापस आने में जो टाइम ज़ाया करना पड़ता है वो 5 से 10 मिनट में फिजा के अंदर ही हो जाए। लेकिन अगर आप उनके अवैक्स और उनके रिफ्यूलर फिजा में तबाह करने की सलाहियत रखते हैं तो आप ये समझ लें कि आपने आसमान को फतह कर लिया। अब ये मैक 6 की स्पीड कहा जाता है, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 6 गुना ज़्यादा तेज़ है। 510 केजी इसका वज़न है, 4 मीटर लंबा ये मिसाइल है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पहले भारत को एक्सपोर्ट वर्जन दिया गया था तो भारत ने कहा कि भाई हम तो अपना एस्ट्रा मिसाइल बना रहे हैं, 110 से 160 किलोमीटर उसकी रेंज है, तो हमें आपके मिसाइल की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आपका एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसकी स्पीड भी 3 गुना कम है और उसकी रेंज भी आधी है, तो हम एस्ट्रा से काम चला लेंगे। लेकिन काम एस्ट्रा से ना चला और जब चला तो PL-15 चला, जिसके बाद भारत के 14 तबक रोशन हो चुके हैं। और अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब भारत ने तो डॉग फाइट के लिए जो है वो ये मिसाइल ठीक नहीं है। इनकी अकल इतनी मोटी है कि वो मोदी जो आसमान में बादल देख के पाकिस्तान पर हमले का हुक्म देता है, अगर आपके इतने मोटी अकल वाले लोग जंगी फैसले करेंगे तो क्या खाक आप जंग जीतेंगे। और यही काम यहाँ पे हो रहा है कि जंगें इस वक्त बदल चुकी हैं। डॉग फाइट का कॉन्सेप्ट बहुत पीछे रह गया है। आप ये समझ लें कि ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद इतना ही पुराना हो चुका है जितना कि किसी तलवार का कॉन्सेप्ट हो। अब आपको जब 400 किलोमीटर दूर से तबाह किया जा सकता है तो आपको उससे चंद किलोमीटर दूर जाने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि स्टैंड ऑफ पोजीशन के अंदर दुश्मन को देख के पहला हमला कर देना ये एक जंगी हिकमत अमली बन चुकी है। और यही वजह है कि अमेरिका के पास AMRAAM 120 पहले था। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि कांग्रेस ने जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ वार है, डिपार्टमेंट ऑफ वार,
उन्होंने पाकिस्तान के लिए इन मिसाइलों की अप्रूवल दी है, लेकिन इसकी रेंज भी 150 से पौने 200 किलोमीटर है और ये F-16, F-35 के साथ चलते हैं। लेकिन अब जब 300-400 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल आ जाएं तो अमेरिका के ये मिसाइल भी इस वक्त बेकार हो चुके हैं और अमेरिका अब एमराम 260 पे काम कर रहा है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। यहां पे हम ये देखते हैं कि एस्ट्रा आउटडेटेड हो गया और मेटियोर जो कि राफेल के साथ अटैच होता है, उसकी इंटीग्रेशन होती है। या आप ये देख लें कि कहने को तो भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी की ताकत है, लेकिन इनमें अकल इतनी है कि आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि इन्होंने 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 लेना है, J-35 इनको मिलना नहीं, या इन्होंने F-35 लेना है। तो इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि तेजा के साथ भी तो कोई ना कोई मिसाइल इंटीग्रेट करना है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस वक्त जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर जो रेडार लगाया गया है वो KLJ-7 ईसा यानी कि उसकी लेटेस्ट तीन जो रेंज है वो तकरीबन F-35 के मुकाबले में है और उसके साथ PL-17 को इंटीग्रेट करने की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने यही फैसला नहीं किया कि इन्होंने तेजा के साथ कौन से मिसाइल को इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक तरफ अमेरिका इस मैदान में पीछे है और चाइना और रशिया एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। एक मिसाइल पाकिस्तान के हाथ में आ चुका है और दूसरा मिसाइल भारत लेने जा रहा है। अब इसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिलेगा ये इंतहाई अहम है। अब पाकिस्तान को मिलने जा रहा है PL-17 और जो हमारे पास इतलात हैं इसके ऊपर बड़ा ही एडवांस्ड काम हो चुका है, क्योंकि 2 महीने पहले जब राजनाथ वहां रशियन अपने काउंटर पार्ट को मिले तो वहां पे इस मिसाइल की बात की गई। क्यों? क्योंकि जो मार्का मई के महीने में हो चुका है, दोनों मुमालिक ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जो ऑपरेशनल गैप इनके पास है, किसी के पास दिफा का, किसी के पास अटैक का, उसको फौरी तौर पे पूरा करके अगली जंग की तैयारी की जाए। और इसी हवाले से हम ये देख रहे हैं कि J-10C के साथ इसको इंटीग्रेट करने के लिए, वैसे तो ये J-35 के साथ इसके अंदर उसके इंटरनल बे के अंदर ये लग के चल सकता है, लेकिन J-10C के साथ भी इसको अपग्रेड करके इसको उसके साथ चलाने की कोशिश की जा रही है और ये तजर्बा कामयाब हो चुका है। और अब यही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी J-10C और PL-17 के साथ देने की प्लानिंग हो चुकी है। हमने ये देखा कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र में PL-17 दुनिया का सबसे लंबी रेंज वाला मिसाइल है और यहाँ पे इसकी रेंज है 400 किलोमीटर, जिसके अंदर ईसा रडार सीकर भी है और लेटेस्ट तरीन गाइडेड सिस्टम भी है और दीगर चीज़ें भी हैं। और इसको आपने एक दफ़ा फायर करके भूल जाएं, उसके बाद अवैक्स खुद ही उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा देगा। अब पाकिस्तान के पास PL-17 आ रहा है और भारत लेने जा रहा है R-37। मैंने आपको कहा था कि ये 2 मिसाइल नहीं बल्कि ये 2 फलसफे हैं और असल चीज़ ये है कि कौन सी एयरफोर्स इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत रखती है। तो बात यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के पायलट दुनिया के बेहतरीन पायलटों में इनका शुमार होता है और हमारे स्ट्रेटजिस्ट भी दुनिया भर के अंदर मशहूर हैं। अब जब अगली जंग होगी तो पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि कौन है आसमानों का बादशाह। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत की दिफाई पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। एक बड़ी छलांग पाकिस्तान PL-17 हासिल करके मार चुका है और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि रसवाई जो है वो भारत का मुकद्दर बन चुकी है। अब आपको पता है कि तेजास बनाते बनाते इनको 35 साल गुजर चुके हैं, $15 बिलियन ये झोंक चुके हैं, 200 तैयारों का आर्डर ये दे चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 26 तैयारे इनको पिछले 10 साल के अंदर मिले हैं। तो वहाँ ये एक्सपोर्ट करने चले थे और एक्सपोर्ट करने के लिए इनकी बातचीत चल रही थी आर्मीनिया से। $1.2 बिलियन के 12 तेजास बेचने की जा रहे थे ये, लेकिन उन्होंने भी जब तेजा को दुबई में देखा तो उन्होंने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। अब आप ये देखें कि ये जो दुबई जैसे एयर शोज़
होते हैं वो मार्केटिंग के लिए होते हैं, आपकी दिफाई सनत की तरक्की के लिए होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो ऑर्डर पहले मिले हुए थे वो भी अब कैंसिल हो चुके हैं। और इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री को भी काफ़ी नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि अहम निज़ाम और रडार टेक्नोलॉजी इसराइल के साथ भी ये शेयर कर रहे थे। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पाकिस्तान के साथ एक तरह से जंगी माहौल बना हुआ है, वहीं चाइना ने भी हल्की फुल्की नोक झोंक शुरू कर दी है। ये कहानी आपको पता चल चुकी होगी कि एक खातून प्रीमा वांगचोम जो हैं वो लंदन से जापान जा रही थी और चाइना में उनको वहाँ पे रुकना पड़ा। उनके पास जो पासपोर्ट था वो इंडियन अरुणाचल प्रदेश का था, तो वहाँ पे अथॉरिटीज़ ने कहा कि हम इस पासपोर्ट को नहीं मानते, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है और हम इसको जनूबी तिब्बत कहते हैं। और उसके बाद फिर भारत के अंदर एक तरह से आग लग गई और भारत ने बड़ा इसका रिस्पॉन्स दिया कि अरुणाचल हमारा अटूट अंग है। ओ कश्मीर भी तुम्हारा अटूट अंग है, अरुणाचल भी तुम्हारा अटूट अंग है। दुनिया की ज़मीनों पे कब्जे करके तुम जो है अटूट अंग बना लेते हो, और कब्जा करने की तो तुम्हारी औकात ही नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों का भला दुआएं दो उनको कि वो तुम्हें जाते जाते ऐसे नवाज गए कि बस अल्लाह की पनाह, और यहाँ पे पीछे लड़ाइयाँ छोड़ गए। बहरहाल इस हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेशन आ रही हैं, चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रही हैं। चीन और पाकिस्तान और साथ में इंडिया एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं और अपने हथियारों को अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।